अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय गुलेराना अली। आज हम ऑनलाइन पेपर का एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने डे 1 में भी देख चुके हैं। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनें पूरे साल भर एक ही दिशा में चलती है। स्थल और समुद्र समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण है। ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पवनें 3 प्रकार की होती है: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स साल भर एक ही दिशा में चलने वाली हवाओं को हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स। परमानेंट विंड्स के एग्जाम्पल है ट्रेड विंड्स, जिसे हम व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। वेस्टर्लाइज विंड्स, जिसे हम पछुआ पवनें कहते हैं। पोलर विंड्स, जिसे हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। सेकंड सीजनल या मानसूनी पवनें। मौसमी पवनें मौसम के मुताबिक चलती है। जिन हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, उसी तरह से उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। इसे हम सीजनल या मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनों का एग्जाम्पल इंडियन मानसून है। थर्ड लोकल विंड्स ऐसी हवाएं जो स्थानीय क्षेत्रों में चलती है, जो अपने लोकल क्लाइमेट के हिसाब से डिफरेंट टाइम में चलती रहती है। यूएसए की इसके एग्जाम्पल है यूएसए की चिनूक, फॉन यूरोप की फॉन लोकल विंड्स है, और सागर समीर की लोकल विंड्स है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वापस हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है, राइट है। मौसमी पवनें पूरे साल भर एक ही दिशा में चलती है। मौसमी पवनें है एक ही दिशा में चलती है, तो नई मौसम के मुताबिक ये चेंज होती रहती है। और लैंड एंड सी ब्रीज एग्जाम्पल परमानेंट की नहीं है, बल्कि ये लोकल की एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट होगा। सेकंड, संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। जब पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती है, तो सही है, जब पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वो हवा में तैर नहीं सकती, तो बारिश का रूप धार कर ज़मीन पर गिरने लगती है, ये भी सही है। जब आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है, उसके पीछे से कुछ निशानात की शक्ल में भापें उड़ती है, उसके इंजन से नमी निकलती है, तो वो संघनित बन जाती है। तीनों भी ऑप्शन राइट है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड, तिब्बती एंटीलोप मुर्ग का शिकार उसकी ऊन चैतुष के लिए किया जाता है। ये वज़न में हल्का होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और ये जानवर बहुत ज़्यादा अधिक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या राइट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम। तिब्बती एंटीलोप का शिकार उसके ऊन चैतुष के लिए किया जाता है, क्योंकि ये वज़न में हल्का होता है और ज़्यादा गर्म भी होता है। ये नॉर्थ ईस्ट के तिब्बती पठार के नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं। इनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम और हल्के एंडरफॉर के लिए किया जाता है। शहतूश शाल इंडियन रस्म के मुताबिक शादी में तोहफे के रूप में दी जाती है। ये शाल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का एंडरफॉर का इस्तेमाल होता है। चलिए हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, ये वज़न में हल्के होते हैं, सही है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, ये भी सही है। ये जानवर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये गलत है, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं।
24 नवीनीकरण संस्थान असीमित होते हैं और इन पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव नहीं होता। सेकंड ऑप्शन, अनवीनीकरण संस्थान की तुलना में नवीनीकरण संस्थान जल्द पूर्ण से हो जाते हैं। नवीनीकरण संस्थान और अनवीनीकरण संस्थान क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम लगातार कर सकते हैं, हमेशा ये तैयार रहते हैं, इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो रिस्टोर भी कर रख सकते हैं हम इनको और रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड्स एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। इसी तरह सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार इस्तेमाल में करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और इन्हें हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है पहला, नवीनीकरण संस्थान असीमित होते हैं और इन पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव नहीं होता, इसलिए सेकंड पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनवीनीकरण संस्थान की तुलना में नवीनीकरण संस्थान जल्द पूरित से हो जाते हैं, ये राइट है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। यदि आप पृथ्वी की सतह से लेकर भीतरी जो अंदर की परतें हैं वहाँ तक जाएं तो चट्टानों से खनिज निकालने की प्रक्रिया का सही प्रोसेस क्या होगा, हमको इसको सीक्वेंस से लगाना है। ओपन कास्ट माइनिंग, खुले खदान खनन, शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट खनन एंड कोरिंग उत्खनन। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कोरिंग इस तरह से नजर आती है, ओपन कास्ट माइनिंग इस तरह से इसकी खुदाई करते हैं, शाफ्ट माइनिंग में इस तरह से करते हैं। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं क्या होता है ये। माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग ये प्रोसेस होती है जिन्हें हम खनिज बाहर निकालते हैं रॉक से। अब कोरिंग क्या होता है, देखिए ओपन कास्ट माइनिंग में हम कम गहराई से निकालते हैं, कम गहराई से निकालते हैं। इसको कम गहराई से निकालते हैं। और शाफ्ट माइनिंग में जो नज़दीक में होता है इसको नज़दीक से निकालते हैं। और उत्खनन ये ज़्यादा से निकालते हैं, ज़्यादा गहराई वाले के लिए इस्तेमाल होता है। हमको सीक्वेंस से लगाना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, हम सबसे पहले 1 नंबर देंगे कॉरिड को। इसका बहुत ज़्यादा गहराई से हम इसको निकालते हैं के लिए इसका इस्तेमाल होता है ओपन कास्ट। फिर हम लेंगे ओपन कास्ट सेकंड कम गहराई वाला, और शाफ्ट माइनिंग तीसरे में नज़दीक वाला। तो 1 2 3 हमारा क्या है, पहला सी ए एंड बी। तो सी ए बी हमको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ए में। चलते हैं 26 की तरफ। स्थानांतरित खेती कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भारी बारिश वाले इलाकों में होती है। ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसे कर्तन दहन की कृषि भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, कहाँ पाई जाती है, ये हैवी रेन में पाए वाले इलाकों में पाई जाती है। एग्रीकल्चर सिस्टम इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। अब ये किन एरियाज़ में से क्या कहा जाता है, जैसे
जो अमेज़न बेसिन वाला एरिया है, उस एरिया में, उस एरिया के सघन और क्षेत्रों में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व उत्तर भारत के भी कुछ भागों में पाई जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, और लद्दाख, मलेशिया में लद्दाख के नाम से। इंडिया में इसे झूम खेती कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका एंड मलेशिया में लद्दाख। आपको चारों भी नाम याद रखने हैं, चारों के भी नाम के बारे में पूछते रहता है। चलो, हमारा पहला क्या था, देयर आर एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये कहाँ पर होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की थी हमारी, जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो और इसका एरिया कैसा होना चाहिए? कांग्रेज होना चाहिए। क्वाइक जनरेशन होती है, आल्सो सिलेशन बर्न होती है। ये भी सही है, तीनों ऑप्शन राइट है, डी ऑल ऑफ द अबव। 27 में क्या पूछ रहा है? यदि आप कक्षा में, क्लास में प्रेरी और विल्ड पर डिस्कस कर रहे हैं तो आप विश्व वर्ल्ड मैप पर किस क्षेत्र को बताएंगे या अंकित करेंगे? किसके बारे में बात करना है हमको? प्रेरी और विल्ड के बारे में। अब प्रेरीज और विल्ड क्या है? ये दोनों घास के मैदान हैं। अब ये घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे पहले। प्रेरी और विल्ड ये कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है। ये कहाँ कितने लैटिट्यूड पर होता है? 30 to 45 लैटिट्यूड पर। और कहाँ हमको मिलता है? ग्रेटर इसका एरिया होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। कितने लैटिट्यूड पर? नॉर्थ में 50 डिग्री पर। एंड दिस ग्रासलैंड इज कॉल्ड प्रेरीज। इन ग्रासलैंडों को प्रेरीज यूएस एंड कनाडा में प्रेरीज कहा जाता है। यूरोगे में अर्जेंटीना में इसे यूरोगी कहा जाता है। ब्राज़ील में पैम्पस के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका में इसे विल्ड के नाम से जाना जाता है। एंड यूरेशिया में इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो हमको किसका पूछा है उसने? प्रेरी और विल्ड को किन मैप में हमको किस कंट्रीज़ के दिखाना है? कहाँ है हमारा प्रेरीज? प्रेरीज कहाँ? यूएस एंड कनाडा में इन ग्रासलैंडों को प्रेरीज कहा जाता है, और विल्ड साउथ में, साउथ अफ्रीका में। तो ऑप्शन में हमको कनाडा एंड साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। स्टीरियोटाइप्स के बारे में देखना है हमको। Stereotypes stop up from looking at each person as a unique individual with his her own special quality और skills। रूढ़िवादित धारणा हमें प्रत्येक हर व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण या कौशल क्षमताएं हो सकती है के रूप में देखने से रोक सकती है। रूढ़िवादित धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को केवल एक ही प्रकार के खांचे या पैटर्न में जड़ देती है, ये फिट कर देती है। रूढ़िवादित धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने के अवसर मिलता है, मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे होते हैं। को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
धारणा में हर व्यक्ति को अनोखा और अलग बताना। ये क्या है? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक प्रकार की, एक किस्म की विचारधारा है जो किसी चीज़ के बारे में पुराने जो वक्त था, उन पुराने समय से चली आ रही है, उनके सिद्धांतों पर विश्वास करती है और उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वो पहले से बनी परंपराओं पर ही विश्वास करता है। ये बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में बांध देती है। साथ ही रूढ़िवाद धारणाएं हमें हर इंसान को अनोखे और अलग इंसान के रूप में, जिसके पास उसके कुछ गुण होते हैं, क्षमताएं हो सकती है, के रूप में देखने से रोक देती है। तो हमको इसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ क्या बता रहा है? फर्स्ट में रूढ़िवाद धारणा हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखा और अलग व्यक्ति के पास, जिसके पास अलग व्यक्ति में शुमार करता है, एक विशेष खास इंसान में जिसके पास खास गुण होते हैं, रोकती है। ये भी सही है। फिर है स्टीरियोटाइप फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। ये एक ही पैटर्न के टाइप में इंसान को बांध देती है। दोनों भी सही हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी और ऑप्शन बी में है, बी इज राइट। Identify the areas from those given below which have a notable cultural influence of Arab and Chinese traders in the past। नीचे दिए गए क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां अतीत में आए अरबी और चीनी के व्यापारियों का उल्लेखनीय संस्कृत प्रभाव रहा है। इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा तिब्बत और चाइनीज़ और अरब के व्यापारों के बारे में जान लेते हैं। जैसे केरल और लद्दाख, ये दो एक प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख इलाके हैं जहाँ अतीत में आए अरबी और चीनी व्यापारियों के उल्लेखनीय संस्कृति का प्रभाव है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग ईस्ट में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी कोना मतलब वेस्ट साउथ वाला इलाका। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले अरबी और यहूदी कहाँ आए थे? केरल में आए थे। ये ख्याल रखना है। पहले चीन के व्यापारी भी पहले केरल आए। पहले अरबी और यहूदी लोग व्यापार करने के लिए केरल आए, फिर चीनी लोग भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वो चीनी जालों से हूबहू मिलता है। इन्हें चीना थाल कहते हैं। जो मछली पकड़ने का जाल इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल हूबहू चीनी जालों की तरह मिलता दिखाई देता है, इसीलिए उसे चीना थाला कहा जाता है। चलिए ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं हम। क्या कह रहा है? अरबी और चीनी लोग व्यापार करने के लिए अतीत में कहाँ से आए थे? सबसे पहले कहाँ आए? तो सबसे पहले ये केरला एंड लद्दाख में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा 13। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर हेड। मंत्रियों और उनके मुखियाओं की परिषद में, या डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, या इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, या इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इंक्लूड पंचायत। किनके थ्रू भारत का प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। निवार्चक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की। 31 Our constitution ensures that government system doesn't involve only a few privileged
people making decisions for everyone. There are different levels of government which drives their authority फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी प्रणाली में केवल कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोग ही शामिल ना हों जो सभी के लिए निर्णय लें। सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं जो अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। ये एग्जाम्पल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का है। किसके लिए? फेडरलिज्म के लिए या सेपरेशन पावर के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए। ये एग्जाम्पल फेडरलिज्म के लिए है। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के शहर में आए प्रवासी मजदूरों की स्थिति को सबसे करीब से दर्शाती है, सबसे नज़दीक से बताती है? जैसे बाबू के शहर की मुखिया बाज़ार में एक पक्की दुकान है जिससे उसे साल भर इनकम मिलती है, या किसकी साल भर इनकम आ रही है, जबकि हमको मज़दूर के तौर से बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहीं पर ही गलत हो जाएगा। राजन एक ठेले पर दिन भर अपना सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। अब यहाँ राजन क्या कर रहा है? दिन भर ठेले पर अपना सामान बेचता और उसी पर सो जाता है। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, फिर भी हम आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सी, जॉय स्टार्ट्स अ शोरूम इन अ न्यू मॉल टू सेल ब्रांडेड वियर। अब जॉय ने क्या करा? एक शोरूम को ओपन किया जिसमें उसने न्यू ब्रांडेड कपड़े रखा। न्यू कपड़ों का एक मॉल है जो जॉय ने ओपन किया। अब यहाँ पर भी उसकी इनकम आती रह रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमको मजदूरी वाला ऑप्शन देखना है। वीना हैज़ अ डेंटल क्लिनिक इन एन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। वीना एक अनधिकृत कॉलोनी में दांत चिकित्सक चलाती है। अब यहाँ पर भी दवाखाना चला रही है, मतलब इसकी इनकम भी आती रहती है, इसलिए डी ऑप्शन भी हट जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन होगा मजदूरी वाला रजन का, क्योंकि रजन क्या कर रहा है? उसके पास एक छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, वहाँ पर वो अपना सामान बेचता है, तो उसे रोज़ आमदनी आती है। तो मजदूरी के हिसाब से अगर उसको सामान बिका है तो उसकी आमदनी होगी, सामान नहीं बिका तो उसे आमदनी नहीं होगी। ये उसकी मजदूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में हमको देखना है क्या होता है पुटिंग आउट सिस्टम। इट इज़ अ prevalent in most of the big industries in India। ये व्यवस्था भारत के अधिकांश बड़े उद्योग में चलती है, प्रचलित है। इनमें व्यापारी कच्चा माल उपलब्ध कराता है या देता है और उसे तैयार करके माल प्राप्त करता है। इसमें बुनकर ज़्यादातर अपने घर या वर्कशॉप में काम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पोटिंग सिस्टम क्या होता है। पोटिंग सिस्टम को हम दादन व्यवस्था भी कहते हैं। दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक संबंध होता है जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल लेता है। मतलब बुनकरों को वो कच्चा माल देता है, रॉ मटेरियल देता है और तैयार माल उनसे बुनकरों से हासिल करता है। कौन? व्यापारी। दादन व्यवस्था भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में चलती है। बुनकर अधिकतर अपने घर या वर्कशॉप में काम करते हैं और कहाँ किससे माल लेते हैं? ये कच्चा माल व्यापारी से लेते हैं और तैयार करके व्यापारी को देते हैं। अब हम वापस ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये व्यवस्था भारत के बड़े उद्योगों में होती है। तो बड़े बोल रहा है इसलिए ये कट जाएंगी, क्योंकि छोटे लोग काम करते हैं, व्यापारी लोग काम करते हैं। इनमें व्यापारी कच्चा माल, बुनकर काम करते हैं, इसलिए बड़े उद्योग नहीं होंगे। व्यापारी कच्चा माल देता है और बुनकर उन्हें तैयार करके व्यापारी को रिटर्न करते हैं, ये सही है। इसमें बुनकर
जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने घर और वर्कशॉप में काम करते हैं, तो ये भी सही है। बी एंड सी, बी एंड सी कहाँ है हमारा? तीसरे ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 34, द किलिंग हेक्टर, एक विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म इन अमेरिका, स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्ची इन नेपाल, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टीड इन साउथ अफ्रीका, स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनाइजेशन इन अल्जीरिया। जो स्टेटमेंट दिया है उसने हेक्टर की, वो किस से जुड़ी हुई है? इसके पहले हम जान लेंगे। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिणी अफ्रीका में कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के लिए, रंगभेद मतलब यहाँ पर ये रंगभेद वाला के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी स्किन के रंग के आधार पर विभाजित करने मतलब बांटा है, करने का काम किया। इसी रंगभेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा जाता था। मतलब कलर अगर से उन लोगों का काला सफ़ेद रंग हुआ, रंगभेद पर ही उन्हें वोट देने का अधिकार था तो नहीं था। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया है। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद 1994 में दक्षिणी अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की। रंगभेद के खिलाफ कब उन्हें आज़ादी मिली? 1994 को। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उनका फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड हुआ। नए निम्रित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। कहाँ पर, किसके लिए था फिर ये? दक्षिण अफ्रीका में। सी आंसर इज करेक्ट, स्ट्रगल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। द हिंदू सीजनल अमेंडमेंट्स एक्ट 2005 इन अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वेलिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है। निम्नलिखित में से किस कारण से है, किस वजह से है, हमको वो जानना है। ये विवाह के बाद बेटी को अपने पिता का उपनाम बरकरार रखने के अधिकार को मान्यता देता है कि ये सही है, या ये पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकार को मान्यता देता है, या ये सबसे बड़े बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पिता का उत्तराधिकारी मानता है, या ये पिता की भूमि पर केवल अविवाहित पुत्री के अधिकार को मान्यता देता है। क्या है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 2005 के अनुसार ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम एक्ट 2005 के मुताबिक ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। बेटियों को पिता के प्रॉपर्टी पर राइट दिलाता है। ये कब आया था एक्ट? सितंबर 2005 में, 1956 में। ये एक्ट अधिनियम में संशोधन के बाद 2005 में महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए दिया गया था। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था कि ताकि एक सहदायक की पुत्री को भी जन्म से सहदायिकी बनाया जा सके और लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। हमारा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, विवाह के बाद वाला। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता का उपनाम बनाकर रखने का अधिकार, ये तो नहीं होगा। फिर है ये पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकार को मान्यता देना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, इंडियन
सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन ऑर्डर टू मार्क्स, भारतीय के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। Enforcement of the Constitution. Option C is right. रमाया एक बेकरी में सहायक कर्मचारी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया है, मतलब कैदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया। रमाया एक बेकरी में काम करने वाली वुमेन है जो जिस पर एक इल्ज़ाम लगा है कि उसने उसके मालिक का फ़ोन चुराया है, लेकिन वो अपनी ख़राब आर्थिक स्थिति लेकिन वो गरीब होने के कारण अपने मामले का बचाव करने के लिए वकील नहीं रख सकती। तो उसे क्या करना चाहिए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए राज्य द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाएगा? किस आर्टिकल के थ्रू से ये कराया जाता है? आर्टिकल 39A। क्या कहता है आर्टिकल 39A? भारत के संविधान के भाग 4 के अनुसार भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 में स्टेट की नीति निरपेक्ष के सिद्धांत DPSP शामिल हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान आर्टिकल 39A में कहा गया है कि हर स्टेट गरीबों को निःशुल्क फ्री कानूनी सहायता प्रदान करेंगी। इसलिए दिए गए प्रश्न के मुताबिक हमारा आर्टिकल 39A राइट आंसर है। 38 The discussion made by higher court or binding on the lower court. रीज़न क्या बता रहा है? इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था प्रणाली है। अब हमारे पास में इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। जो ऊपरी अदालतें हैं के जो भी फैसले होते हैं वो नीचे की कोर्ट को सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ऊपरी अदालतें मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है, एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। जैसे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री with the power of judicial review. It is federal state has a single and integrated judicial system with a three-tier structure, namely Supreme Court, High Court, and Subordinate Court. क्या कह रहा है? कारण में क्या बता रहा है? असर्शन में ऊपरी अदालत के फैसले नीचे अदालतों को मान्य होते हैं, तो ये राइट है। और भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी है, ये भी राइट है, तो ऑप्शन ए इज राइट। Consider the following statements A, B, C. Tawa Matsya Sangh was formed against building the Tawa Dam. तवा मत्स्य संघ का गठन बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। क्या ये सही है? तवा मत्स्य संघ was
for protecting the rights of forest dwellers of Madhya Pradesh to continue fishing at dam for their livelihood। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के निवासियों, जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए था। यह ऑप्शन सी मत्स्य संघ प्रोवाइड्स लोन टू द फिश वर्कर। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन राइट। ऑप्शन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 1996 ईस्वी में मध्य भारत मतलब एमपी सरकार ने ये तय किया कि तवा बांध की जलाशय से मछली पकड़ने के अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार किया। इसी तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थ में शुरू हुआ। कहाँ के? तवा क्षेत्र के, तवा इलाके के 33 गांवों के लोगों को नया साल यहीं से ही शुरू हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। चलिए ऑप्शन क्या होंगे फिर? तवा मत्स्य संघ का गठन बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ, खिलाफ नहीं हुआ, समर्थन में हुआ। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए हुआ था। चलिए सही है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। और तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी एंड सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें पत्रिकाओं और इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। ऑप्शन बी जनजातीय भाषाएं संस्कृत में बिल्कुल अलग भिन्न है, उतनी ही पुरानी है। अब संथाली भाषा के बारे में, ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। साल 2003 में 92 अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत के अधिकारी भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, मिलाया गया है। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का मतलब था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। इंटरनेट पर क्या है? संथाली भाषा की पत्रिकाएं शामिल है। भारत की साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी और संस्कृति से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। चलिए पहला ऑप्शन, संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें पत्रिकाएं और इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी है, ये भी सही, एक ऑप्शन ए राइट है। जनजातीय भाषाएं संस्कृति से बिल्कुल अलग होती हैं, उतनी ही पुरानी है, ये ऑप्शन भी राइट है। ए एंड बी इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू एवरीवन। इसे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। वैसे आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। अगर से किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी हुई है।